बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शकील आवान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हमने एक बहुत इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक करना है, लेकिन उस टॉपिक से पहले हम एक बादशाह को लेते हैं। एक बादशाह था, तारीख में गुजरा है, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको एक चीज़ पे बहुत बिलीव था, किस्मत पे। वो किस्मत पे बहुत बिलीव करता था और वो हर काम को किस्मत पे छोड़ देता था। तो उस बादशाह की एक बेटी थी, एक शहजादी थी, बहुत खूबसूरत शहजादी थी। अब उस शहजादी के जब वो बड़ी हुई तो उसके कई रिश्ते आए, लेकिन बादशाह ने हर रिश्ते से इनकार किया। इसकी जहाँ पे किस्मत होगी, तो वो वज़ीर भी कहते थे कि बादशाह सलामत, आप इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बादशाह ने कहा नहीं, इसकी जहाँ पे इसकी किस्मत होगी खुद ही मुझे इशारा मिल जाएगा। तो वो कहते कैसे? तो बादशाह ने क्या किया, उसके बाद एक बास्केट रखी, अपने महल में एक बास्केट रखी। अब उस बास्केट के अंदर उसने क्या किया कि कुछ पर्चियां डाल दी। अब पर्चियां कुछ इस किस्म की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबरों की पर्चियां डाल दी। और उसने ऐलान कर दिया है कि जो भी शहजादी से शादी करना चाहता है तो अपनी किस्मत आजमाए। लेकिन साथ ही ऐलान कर दिया कि अगर पर्चियां पहली 3 पर्चियों में से निकली, या ये निकले या ये निकले या ये निकले, तो बादशाह की बेटी के साथ उसकी शादी होगी। और अगर इनमें से कोई पर्ची निकली, ये बाद में जो नंबर्स आ रहे हैं, इनमें से कोई पर्ची निकली तो उस शख्स का सर कलम कर दिया जाएगा। अब बहुत से लोगों ने ट्राई भी की तो इस केस में क्या होता था, इस केस में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सर के बगैर बंदा अजीब सा लगता है, तो बहरहाल इस केस में सर कलम कर दिया जाएगा और इस केस में क्या होगा, उसकी शहजादी के साथ शादी होगी। तो मुझे ये बताएं कि शादी के चांसेस ज़्यादा हैं या सर कलम होने के या मरने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, शादी के चांसेस कम हैं, जबकि सर कलम होने के या मरने के चांसेस क्या है, ज़्यादा। तो इन चांसेस को मैथ्स में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मैथ्स में इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, चांसेस ऑफ मैरिज देख लें ज़रा, हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। चांसेस ऑफ मैरिज जो है, इसको एक सेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैरिज की स्पेलिंग क्या होती है, MARRIAGE। मैरिज इज इक्वल टू, इसको E1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चांसेस ऑफ मैरिज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E1 से। तो E1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 और 3। अगर 1 होगा तब भी शादी होगी, 2 होगा तब भी शादी, 3 होगा तब भी शादी। अब चांसेस ऑफ डेथ, डेथ के क्या चांसेस हैं, इस सेट को मैं E2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नाम कोई भी दे सकते हैं, ABCD, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको E1 से और इसको E2। डेथ कब होगी, जब कौन सी पर्चियां निकले, 4 5 6 7 8 9 और 10। इनमें से कोई पर्ची भी निकलेगी तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो अब ये देख लें कि इसको हम जो चांसेस होते हैं, इसको मैथ्स में कहते हैं, मैं कहता हूँ, अगर आपसे कहता हूँ कि 10 में से कितने चांसेस हैं, 10 में से कितने चांसेस हैं मैरिज के, तो आप चांसेस काउंट करते हो 1 2 3। 10 में से 3 चांसेस मैरिज के हैं, 10 में से कितने चांसेस हैं डेथ के, तो आप इसको काउंट करते हो, तो इसकी तादाद कितनी होती है, 7। तो आप यहाँ पे देखें टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S, N ऑफ S का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, हमारे पास 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E1 कितने हैं, वो मुझे बताएं, वो है 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E2 कितने हैं, वो हमारे पास है 7। तो हम चांसेस ऑफ, हम इसे मैथ्स की जुबान में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी।
बिलिटी, मैं ये कहता हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस को कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिज क्या होगी, वो हमारे पास कितने में से कितने चांसेस हैं, 10 में से, टोटल कितने थे 10 में से कितने चांसेस हैं, 3 चांसेस, 3 आउट ऑफ 10। तो इसे हम मैथ्स के लैंग्वेज में ये कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, यानी मरने के कितने चांसेस हैं। आप जाने से पहले, ट्राई करने से पहले ये तो देखेंगे कि चांसेस किसके ज़्यादा हैं। मरने के चांसेस कितने हैं, 7, कितनों में से, 10 में से। तो ये आप लोगों ने इनडायरेक्टली एक डेफिनेशन बना दी, एक मजबूत किस्म की डेफिनेशन, जो एक मशहूर मैथमेटिशियन था, तो पता नहीं आयलर था कि फर्मेट था, बहरहाल आप ज़रा नेट पे इसको देख लें कि ये इसकी हिस्ट्री में आप ज़रा चले जाएं, मुझे वो नाम भूल गया है। तो इसके आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। तो आए जरा इसकी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी। हिस्ट्री, अब 17th सेंचुरी में, 16 17 सेंचुरी के दरमियान में ये यूरोप में बहुत ज़्यादा गैम्बलर्स होते थे, बहुत से क्लब्स होते थे, तो वहाँ पे ढेर सारी कमाई होती थी। तो क्या चीज़ होते थे, क्लब्स होते थे, वहाँ पे गैम्बलिंग होती थी, जुआ होता था, तो लाखों करोड़ों रुपए लोग उसमें कमाते थे। तो एक मैथमेटिशियन था उस ज़माने में, मैंने अभी कहा कि आपको, मुझसे नाम भूल गया है। तो बहरहाल उसने क्या, वो उसके पास आए, उस मैथमेटिशियन के पास आए कि सर कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि हर बार जीत हमारी हो। अब मैथ्स वाले को किस काम पे लगा रहे हैं, जुए के कारोबार में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई जुआ हराम है ना, तो जुए के काम पे लगा रहे हैं कि कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि हमें ये पता चले कि हमारे चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम फिर उसी पे रकम लगाएं। तो अब मैथमेटिशियन वो फार्मूला तो नहीं बना सका, लेकिन उसने कुछ रूल्स बना दिए। वो रूल कुछ इस किस्म के थे। तो पहला रूल उसने ये बनाया कि प्रोबेबिलिटी, हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो चीज़ आप डिमांड कर रहे होते हो उसे हम इवेंट कहते हैं। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, अभी सैंपल स्पेस, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑपोजिट लिख गया हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, तो मुझे अजीब लग रहा था, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये क्या चीज़ होती है, तो आए इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास चीज़ आ जाती है, S को हम डिस्कस करते हैं। S से मुराद, S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहली एग्जाम्पल तो ये है, पहली एग्जाम्पल अभी आपको मैंने दी थी, ए एग्जाम्पल, इसे मैं कह देता हूँ। ए एग्जाम्पल में बादशाह ने क्या किया था, पर्चियाँ रखी थी। तो पर्चियाँ रखी तो पर्चियों, कितनी पर्चियाँ रखी थी, 10 पर्चियाँ रखी थी। तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या थी, 1 2 3 अप टू 10 थी। बी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस केस में सैंपल स्पेस कितने हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो सारी की सारी अगर लिख दी जाए तो उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। दूसरा केस ये है कि अगर हम फर्ज करें, ये करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करें तो या तो एक साइड पे मस्जिद आती है और दूसरे साइड पे कुछ नंबर आता है।
तो एक को हेड कहते हैं हम, एक को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। एक को हेड कहते हैं, टेल। अगर एक कॉइन को टॉस करें, अगर वन कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, या तो हेड आता है या टेल आती है। तो वन कॉइन के लिए सैंपल स्पेस जो बनती है वो इस तरह बनती है, या तो हेड आता है या टेल आती है। अगर दो कॉइन्स को टॉस करें, एक कॉइन ये है, या तो हेड आएगा या टेल आएगी। अगर दो कॉइन्स टॉस करें, दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे तो उसकी आउटकम, पहले से अगर हेड आया है तो दूसरे से या तो हेड आएगा या टेल आएगी। पहले से अगर टेल आई है तो दूसरे से या तो हेड आएगा या टेल आएगी। तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या बनती है, अगर दो कॉइन्स को टॉस करें तो आप इसी को लिखें, इसी को मिला के लिखें तो या तो हेड के साथ हेड आएगा या हेड के साथ टेल, या तो हेड के साथ हेड आएगा या हेड के साथ टेल, या टेल के साथ हेड आएगा या टेल के साथ टेल। ये दो कॉइन्स के लिए था। अगर थ्री कॉइन्स के लिए हो तो इसके लिए, थ्री कॉइन्स के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अगर हमारे पास थ्री कॉइन्स है, इसको टॉस करते हैं तो देखें पहले कॉइन के साथ या तो हेड आएगा या टेल, दूसरे कॉइन का या तो हेड होगा या टेल। इस अगर दूसरी या तो हेड या टेल, यहां पे हेड, इधर टेल, इधर देखें हेड, इधर हेड आता है, इधर टेल, और यहां पे हेड टेल। तो आप ये देख लो, इसको जब आप कंबाइन करेंगे हेड 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 आ सकता है। सैंपल स्पेस जो बनेगी वो ये बनेगी। आज मेन काम हमारा सैंपल स्पेस, इवेंट वगैरह के बारे में बताना है। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। फिर अगले वाले में आप देखें टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। तो अब ये देखें कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, 8 एलिमेंट्स आए हैं। तो इसी को थोड़ा सा समराइज करते हैं। अगर वन कॉइन था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने थे, 2⁻1, उसमें 2 एलिमेंट्स थे। अगर 2 कॉइन्स थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 2⁻2 इज इक्वल टू 4। आप देखें उसके एलिमेंट्स में कितने, 4 सेट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 कॉइन्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू 2⁻3 इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे। अगर 4 कॉइन्स होंगे तो कितने आएंगे। अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि अगर 4 एलिमेंट्स हों, एक 4 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो कितनी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो वो 2⁻4 इज इक्वल टू 16 होंगे। अगर 10 कॉइन हों तो 2⁻10 आ जाएंगे। तो कॉइन्स के केस में तो सैंपल स्पेस बनाना आप लोग सीख गए हैं। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक डाइस को रोल, आपने लूडो तो खेली होगी, लूडो आजकल तो लोग मोबाइल पे खेलते हैं, लेकिन वैसे अगर आप लूडो खेलें तो एक डाइस को अगर आप रोल करें तो सी पार्ट, रोलिंग अ डाइस, अगर आप एक डाइस को रोल करें, एक छक्के को इस तरीके से फेंकें तो उसमें सैंपल स्पेस क्या आ सकती है, आउटपुट क्या आ सकती है, एस इज इक्वल टू
या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो सैंपल स्पेस हमारे पास ये हो सकती है। अगर आप रोलिंग 2 डाई डाइस का प्लूरल मेरे ख्याल में डाई है, इन दोनों में से देखें, ये चेक करें कि प्लूरल कौन सा है और सिंगुलर कौन सा है। इसमें हमेशा मैं गड़बड़ कर जाता हूँ, डाइस और डाई में एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। तो रोलिंग 2 डाई, अगर 2 डाई को आप रोल करते हो तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो इसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 2 डाई को आप रोल करते हो तो उससे हमारे पास क्या आएगा वो जरा चेक कर लेते हैं। तो S इज इक्वल टू, आपके पहले छक्के को फेंका तो आपके पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4, ये चले। अगर पहले को फेंका तो 1 आया, दूसरा 1 आ सकता है, पहला 1 दूसरा 2 आ सकता है, पहला 1 3, पहला 1 4, 1 5, 1 6। इसी तरीके से पहला 2 दूसरा 1, पहला 2 दूसरा 2, पहला 2 दूसरा 3, अप टू पहला 2 और दूसरा 6। इसी तरीके से नेक्स्ट आ सकता है पहला 3 दूसरा 1, पहला 3 दूसरा 2, पहला 3 दूसरा 3 और 3 6 एंड सो ऑन। आपको ये सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। पहला 6 दूसरा 1, पहला 6 दूसरा 2, पहला 6 और पहला 6 दूसरा 6। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इसकी सैंपल स्पेस हमारे पास ये बन जाती है। अब सैंपल स्पेस अगर ये बन गई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S हमारे पास क्या है? इधर 6 हैं और 6 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं। रोज हमारे पास 6 हैं, कॉलम्स भी हमारे पास 6 हैं। तो 6 इंटू 6 इसमें 36 एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर 2 डाइस को रोल करें आप तो उससे हमारे पास टोटल उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद आती है ये आती है। अब जब आप कोई वो फेंकते हो, डाई को रोल करते हो या एक कॉइन को टॉस करते हो तो उससे आंसर कुछ भी आ सकता है। तो 2 टर्म्स में इस्तेमाल करता हूँ, सिंपली ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। एक होती है डिटर्मिनिस्टिक और एक होते हैं रैंडम। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो इन दोनों में से कोई होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला। तो डिटर्मिनिस्टिक किसे कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक उसे कहते हैं जिसका रिजल्ट आपको पहले से डिटर्मिन हो, उसे पता हो। मिसाल के तौर पे इस डस्टर को मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो इसने किधर जाना है? जाहिर है ये ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा, इसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे गिरेगा। अगर मैं पानी को क्या करता हूँ या दूध को उबालता हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालता हूँ तो क्या होगा? वो बॉयल हो जाएगा। हमें उसका रिजल्ट पहले से पता है। जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता हो तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और ऐसे एक्सपेरिमेंट का जिसको हमें नहीं पता हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे कॉइन को टॉस करते हो तो हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें ना पता हो, जिसमें कुछ भी रिजल्ट आ सकता हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास अगर ये है, प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं? चांसेस। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने बताया। अब फर्ज करें मेरे पास एक कॉइन है, उसको मैं, या एक डाई है, उसको रोल करता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या आएगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6, 1 2 3। तो 3 इवन नंबर आ सकते हैं, या तो 2 आ सकते हैं, या 4 या 6। और टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो 6 में से कितने इवन नंबर आ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास 3/6 इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। मैं अगर आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगी, तो ऑड नंबर्स को अंडरलाइन कर देता हूं। कितने ऑड नंबर्स हैं? तो ऑड नंबर्स हमारे पास, ऑड नंबर्स भी 3 हैं। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन या लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो लेस देन 4 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? इसको हम रेड से वो कर देते हैं। लेस देन 4 में ये वाले नंबर आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी तो सबकी एक जैसी है, लेकिन चलें इसको नेक्स्ट बोर्ड पे हम डिस्कस करते हैं। लास्ट बोर्ड होगा इंशाल्लाह। तो आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं इसके लिए। अगर आप किसी कॉइन को टॉस कर, ये किसी डाई को रोल करते हैं, तो उससे क्या आता है? उससे जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, जैसे इस केस में मैंने कहा था कि E1 इज इक्वल टू, आपके पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। एक छक्के को आपने फेंका, एक डाई को रोल किया, तो उससे हमारे पास ये नंबर है। E1 हमारे पास है कि इवन नंबर आ जाए 2 4 और 6। E2 हमारे पास ये है कि ऑड नंबर आ जाए 1 3 एंड 5। E3 हमारे पास ये है कि नंबर लेस देन 4 आ जाए। लेस देन 4 कौन से नंबर आते हैं? 1 2 एंड 3। तो अब जरा इन इवेंट्स में देखें। मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहली चीज़ वो ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ E1 इंटरसेक्शन E2, तो बताएं E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आता है? इसमें कोई भी कॉमन नहीं आता। जब कोई भी कॉमन ना आए, जब भी दो इवेंट्स के, ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो ऐसे इवेंट E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट्स जिनमें का इंटरसेक्शन क्या चीज़ आ जाए, नल सेट आ जाए, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं E1 इंटरसेक्शन E3 फाइंड करते हैं। E1 इंटरसेक्शन E3, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? इन दोनों में कॉमन 2 है। दिस इज नॉट इक्वल टू नल सेट। ये चूंकि नल सेट के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में? implies that E1 and E2 are not mutually exclusive event। MEE से मुराद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ गए हैं कि जिनका इंटरसेक्शन नल सेट आएगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, जिनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ये है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली इवेंट। तो आप ये बताएं कि अगर S हमारे पास ये है,
एस हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो देखें मैं लिखता हूँ E1, मुझे 1 चाहिए, 1 पे दूसरे के गोट को मैं मार सकता हूँ। तो E1 है, ये E2 हमारे पास है, 2 है, E3 हमारे पास है, 3 है, E4 मेरे पास क्या है, 4 है, E5 क्या है, 5 है, E6 क्या है, 6 है। तो बताएं जब मैं डाई को रोल करता हूं तो 2 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं या 4 के या 5 के? तो किसी के भी चांसेस को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इन सब के एक जैसे चांसेस हों, जब सबके एक जैसे चांसेस हों तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये इक्वली लाइकली E1 से लेके E6 तक सब इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, क्योंकि सबके चांसेस सब में एक एक नंबर ही आ रहा है, तो इक्वली लाइकली हैं। थर्ड हमारे पास ये होता है सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। अगर किसी भी इवेंट में एक एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो, तो इसको सिंपल इवेंट कहते हैं। एक से ज्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट। तो एक से ज्यादा अगर एलिमेंट हो, मोर देन 1, एलिमेंट हो, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो आज का काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने सैंपल स्पेस बनाना सीखना है, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 को स्टार्ट करेंगे, 6.4 को, सॉरी। थैंक यू।